Hi guys, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. Friends, in this video we are going to solve some questions of sentence rearrangement. You better know them by jumbled questions. कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ अप्रोच कैसे यूज करेंगे एग्ज़ाम में और कैसे टाइम सेव कर पाएँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, तो वो चीज़ें बताऊंगा। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका अच्छा नॉलेज है ग्रामर में और वोकैब पे अच्छे से आपने फोकस कर रखी है, बेसिकली एक क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है। आपकी रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी अच्छी है, तो आप अच्छे तरीके से विद एक्यूरेसी आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हो विद इन टाइम फ्रेम में। तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा या और बता रहा हूँ, जैसे सुनते रहिएगा। जैसे मैं किसी जंबल को जब करना शुरू करता हूँ, आप सब जब शुरू करते हैं तो क्या, जैसे आपने लिखा है इसमें पी में क्यू से, फिर आर से, फिर एस से, इस टाइप से। तो ये जो क्वेश्चन मैं आज यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे कितना फास्ट काम करता है आपका दिमाग, अगर आप ऐसे सिचुएशन में और ऐसे सोचोगे तो जैसे सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। किसी ऐसे कॉमन नाउन के साथ अगर हमारे पास आर्टिकल ए और एन में से कोई यूज किया गया है और उसी कॉमन नाउन के साथ एक दूसरी जगह किसी दूसरे ऑप्शन में, जैसे ये हमारा कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन में से कोई यूज किया गया है। आर्टिकल ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, तो मान चलो कि ये पी ऑप्शन में ऐसा है। और इसके बाद मैंने कहा कि आर ऑप्शन में क्या है, उसी नाउन के पहले आर्टिकल द यूज किया गया है। तो कॉन्सेप्ट आपका यही कहता है कि सबसे पहले वो नाउन आएगा जो इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ आया है, इसके बाद वो नाउन आएगा जो डेफिनेट आर्टिकल के साथ आया। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, आप सबको पता भी होगी, बट थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि पहली बार किसी को देखोगे, जैसे मैं कहूँ ऐसा अ मैन, फिर वही आपके लिए आदमी दोबारा बार अगर मिलता है तो क्या हो जाएगा, द मैन हो जाएगा, इस टाइप से। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट ये बता दिया कि किसी ऐसे कॉमन नाउन के साथ अगर आर्टिकल ए और एन में से कोई यूज की गई है और फिर उसी नाउन के साथ अगर आर्टिकल द आया है, तो सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे, देन आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। ये पॉइंट समझते रहिएगा। दूसरा पॉइंट समझिए, अगर किसी ऑप्शन में आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है पी में जो कोई नाउन इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी पैसेज को, किसी सेंटेंस को, और उसी नाउन का आपका प्रोनाउन किसी दूसरे पार्ट में दे रखा है, जो कि मान चलो कि एस में दे रखा है और ये क्यू में स्टार्ट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू के बाद ही यस आएगा, क्योंकि सबसे पहले नाउन आता है फिर उसका प्रोनाउन आता है, यानी क्यू के पहले कभी यस नहीं आ सकता, क्यू के बाद में यस आएगा। ये भी पॉइंट आपको पता है और ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एक तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि एक सेंटेंस ऐसा कभी आता है कि किसी पी में, या पी है इसमें इसमें किसी नाम कोई नाउन है जिसका फुल फॉर्म दे रखा है, जैसे मैं बोलूँ सेबी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म दे रखा है, देन अगन आर में दे रखा है सेबी, इस टाइप से। तो आपको पता है ना, सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी, फिर उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले उसका फुल फॉर्म आएगा, देन उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आएगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फुल फॉर्म बोल देते हैं। जैसे मैं बोलूँ अपने प्रधानमंत्री जी को मिस्टर नरेंद्र मोदी, अब ऐसे आ जाता है फुल फॉर्म। इसके बाद कहीं दूसरी बार अगर मोदी जी का नाम लिया जाए तो फिर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मोदी आ जाता है, इस टाइप से। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कोई भी टाइटल हो, जैसे मैं कहूँ राकेश कुमार शर्मा या राकेश कुमार यादव, तो अब इसके बाद पहले तो राकेश कुमार यादव लिखेंगे, फिर बाद में क्या लिख देंगे, यादव जी, इस टाइप से। तो वो ये चीज़ें याद रखिएगा। कभी कभी टाइटल भी होती है और एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर लिया जाता है उनका, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। एक और पॉइंट समझते रहिएगा, जैसे मैं कहूँ कि आप ये समझेंगे कि क्या बता दिया मैंने, 3 पॉइंट बता दिए। एक तो प्रॉपर नाउन और आर्टिकल का, दूसरा प्रोनाउन का, तीसरा एब्रिविएशन का फॉर्म बता दिया, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता ही है। अगर कोई, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये होता है कि जैसे कोई एक्शन आपका 1956 में हुआ है और उसके बाद कोई एक्शन 1958 में हुआ है, तो ये बहुत आसान है, आपको पता ना 56 वाला पहले आएगा, 58 वाला बाद में आएगा। ये तो बहुत ही रेयर केस में आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, इतना ईजी इतना होता नहीं है, बट मैंने बता दिया ये पॉइंट। और कुछ मैं याद करता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फिर अगर याद आते हैं तो बताता हूँ। हाँ जी, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक तरीका मैं बताता हूँ कि आप जैसे पी ऑप्शन लिखा है, की ऑप्शन लिखा है, आर और यस, यही से, तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा इन चारों ऑप्शन में से जो इस पूरे पैसेज को इनिशिएट कर रहा हो, यानी उसे बोलते हैं स्टैंड अलोन सेंटेंस। एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो इस पूरे पैसेज को इंट्रोड्यूस कर रहा हो। इंट्रोड्यूस कहने मतलब है कि वहाँ पर, अब जब जाहिर से बात है, अगर कोई पैसेज को या कोई सेंटेंस किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, तो वो जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा होगा वो कोई नाउन ही होगा।
और वो नाउन हमारे कॉमन प्रॉपर में से कोई भी हो सकते हैं। बेसिकली तो पांचों नाउन में से कोई हो सकता है, बट ज़्यादातर यूज किए जाते हैं कॉमन या प्रॉपर नाउन। तो अब वो कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन यूज किया गया होगा, उसे ही बोलते हैं स्टैंड अलोन सेंटेंस। छोटी छोटी बातें मैंने बता दिया है कि अगर, अच्छा एक और पॉइंट है, जैसे कि कभी सेंटेंस में, एक सेंटेंस में पी में आपका मान चलो पी में कोई नाउन यूज किया गया है और आर में उसके बाद उसका प्रोनाउन यूज किया गया है। अब ये नाउन चाहे सिंगुलर हो तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, यहाँ पर प्लूरल हो तो प्लूरल प्रोनाउन होगा। तो आपको क्या पता ही ये बात कि सबसे पहले नाउन आएगा, देन उसका प्रोनाउन उसकी जगह पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले पी आएगा और उसके बाद आर आएगा। यानी हम आपको जो मोर ओवर जो कंक्लूजन बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको पेयरिंग करनी आनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए। सबसे पहले आप एक ऐसे स्टेटमेंट को देख लीजिए, स्टार्ट कर रहा हो पैसेज को, फिर आप देखिए पेयरिंग कौन सी होती है, कौन किसके बाद आने वाला है। और ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई तरीके से कई रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा। चलिए सेंटेंस करते हैं, उसके माध्यम से आपको बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये सेंटेंस मैंने जो लिया है, सबसे पहला सेंटेंस जो मैंने लिया है, ये सेंटेंस है CGL 2012 का मेंस का। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले आपको बता रहा हूँ, देखिए लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले अभी जो प्री में क्वेश्चन आते हैं वो प्री में किस लेवल के आते हैं, बस इतना ही दे देंगे, पी दे देगा, क्यू दे देगा, आर देगा, एस दे देगा, बस इतने में से ये ऑप्शन दे देगा इस टाइप से। बट जो मेंस लेवल के होते हैं उसमें पहला ऑप्शन तो वो खुद ही इनिशिएट कर देगा एग्जामिनर, और लास्ट ऑप्शन दे रखा होगा 6, बीच में आपको जम्बल कर दिया गया होगा और वही आपको अरेंज करना होगा। तो हमें यहाँ तो थोड़ा सा और आसान मिल जाती है। हालांकि जो प्री होते हैं वो थोड़ा सा ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बट डिफ़िकल्ट ये भी नहीं होते हैं। तो इनको करने के देखिए, सबसे पहला सेंटेंस लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़, अब ध्यान दीजिएगा, मैं चारों ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। अ मार्क्ड ड्रिवन स्पेशल पर्पज व्हीकल, अ ग्लोबल इंडियन कंसोर्टियम टू in the process of creating that will help to establish facilitate investment by the overseas Indians। हमें कुछ पॉइंट यहाँ से मिल के आए। जैसे आप चार ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको एक पॉइंट नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा कि यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़। सबसे पहला पॉइंट समझिए कैसे पकड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। किस प्रोसेस में है? वो प्रोसेस है क्रिएट करने में। किस चीज़ को क्रिएट करने में? तो अब जाहिर सी बात हमारे पास इसके बाद कौन सा सेंटेंस है, एक के बाद जो है आर आने वाला है। तो अगर आपके पास ऐसा इतना आप डैम श्योर हो जाओ तो देखो कि आपके पास ऑप्शन कैसे हैं। जैसे ही आप पहला स्टेटमेंट, आपको समझिएगा, जैसे ही आपको पहला स्टेटमेंट मिल जाए जो स्टैंड अलोन सेंटेंस हो, या यहाँ पर तो स्टैंड अलोन सेंटेंस यही है, इसके बाद जो फॉलो कर रहा है वो आ रहा है, तो फिर आप अपना ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखिए क्या सेंटेंस आर से स्टार्ट हो रहा है, आर से कई और ऑप्शन तो नहीं स्टार्ट हो रहे। तो यहाँ देखिए मैंने कोई चेंज नहीं किया है, जैसे ऑप्शन थे वैसे मैंने ऑप्शन रख दिए हैं। अब आपको बाय लक देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास है जो आर से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सारे क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, पी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आर वाला आपके पास ऑप्शन है तो सारे सही हो जाएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। कितना आसान है। तो अगर आप रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम आप एक्सपेंड कर दोगे। यहाँ पर क्यों एक्सपेंड कर दोगे? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है, पी का है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो आर पी एस क्यू हो जाएगा। अब एक दूसरा तरीका समझिए। एक तरीका तो आपका है, अच्छा ये तरीका मैं कब पकड़ पाया, जब मेरी मेरी रीडिंग स्किल्स, मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है बहुत अच्छी होगी तब। तो देखिए लिखा ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इन द प्रोसेस ऑफ, कितना आसान, इज़ इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। अब दूसरा पॉइंट समझिए कैसे दूसरा पॉइंट है इसी क्वेश्चन को करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर लिखा है अ ग्लोबल इंडियन कंसोर्टियम टू हमें पता है यहाँ पर अगर इसके साथ कोई वर्ब आ रही होगी तो V1 फॉर्म में आ रही होगी। क्या आपको पता है ना, 2 + V1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं। तो 2 के साथ अगर कोई वर्ब आ रही है तो V1 आ रही है, या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रोनाउन तो यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, नाउन भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर जो फैसिलिटेट वर्ब आई है ये वाली 6 वाली, ये 2 के साथ ही आएगी, यानी क्यू सेंटेंस को लास्ट कर रहा है। पॉइंट समझते रहेंगे, क्यू सेंटेंस को एंड कर रहा है, यानी क्यू इस पैसेज का एंड पॉइंट हो रहा है, और उसके बाद सबसे एंडिंग में जो है वो लास्ट नंबर 6 है ना। तो अब देखिए अ ग्लोबल इंडियन कंसोर्टियम टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट बाय द ओवरसीज इंडियंस। तो क्यू किस में एंड हो रहा है, वो भी फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में ही एंड हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको।
ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कैसे करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये याद रखिएगा। ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो आपके ऊपर जो दिमाग में प्रेशर रहता है एग्जाम में, वैसे तो एग्जाम का प्रेशर, दूसरा क्वेश्चन का प्रेशर, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो आपका जो दिमाग है तेज़ी से काम करेगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा है, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन, मैं पढ़ता हूँ, मोहन द सन ऑफ माय फ्रेंड। मोहन के बाद जो कॉमा में यूज किया गया है द सन ऑफ माय फ्रेंड, इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, है ना, एट्रीब्यूट बोलते हैं इसे। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपने सुन रखा होगा तो इसे ही केस इन एपोजिशन बोलते हैं। केस इन एपोजिशन इसी को बोलते हैं। क्या है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन का है, किसका, मोहन का। तो मोहन क्या है, द सन ऑफ माय फ्रेंड है। चलिए समझते रहेंगे, मोहन द सन ऑफ माय फ्रेंड। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि जंबल तो हमें इन्हीं को करना है। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा सिक्स हो गया। नहीं, इसमें सिक्स दे ही नहीं रखा है ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो हमारे पास सिक्स नहीं है इसमें, तो कोई बात नहीं। मोहन द सन ऑफ माय फ्रेंड। अब हमें देखना लिखा है कि यहाँ पर गियो मी, अब देखिए गियो देखा है, गियो मी अ सेट ऑफ पेन्स विच इज़ वेरी प्रेसियस। आप समझिएगा प्रेसियस क्या चीज़ है, क्योंकि आपको पता ना जो विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं और एनिमल के लिए लगाते हैं, थिंग के लिए लगाते हैं। इस टाइप से, जैसे मैं कहूँ एनिमल के लिए लगाते हैं, थिंग के लिए लगाते हैं, क्लॉज के लिए लगाते हैं। आप लिविंग के लिए तो नहीं लगाते हैं। विच कब तक नहीं लगाते हैं, जब तक आपको सिलेक्शन ना दिखाना हो। कईयों में से अगर सिलेक्शन दिखाना है तब तो हम विच लगाएंगे लिविंग के लिए भी, बट यहाँ पर सिलेक्शन की तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो इन जनरल केस में हम जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं पर्सन के लिए वो हु और होम में से कोई एक लगाते हैं। दैट भी लगाते हैं, वो तो डिफाइनिंग क्लॉज में लगाते हैं, बताया हूँ क्लास में। तो यहाँ पर समझिएगा। तो अब देखिए क्या चीज़ प्रेशियस है, कीमती क्या है, पेन्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आपके समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर पी क्यू एक पेयर बन गया। कैसे बना, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, अगर नहीं बताया तो मैं माफ़ करता हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, समझते रहिएगा कि किसी सेंटेंस में एक उसका नाउन यूज किया गया है और उसी के बाद उसका रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया। रिलेटिव प्रोनाउन आप समझते हैं जो वर्ड होते हैं, तो ये आपको क्लास में बताया जाता है, जहाँ भी पढ़े होंगे, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका जो एंटीसीडेंट होता है उनके पास में रखा जाता है। यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसको रेफर कर रहे होंगे, जिस भी नाउन को, उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट में कोई नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, तो ये उनके पास में रखे जाते हैं, यानी ये पास में रखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए गिव मी अ सेट ऑफ पेन्स, इसके बाद विच इज़ वेरी प्रेशियस। अब देखिए यहाँ पर यानी कि पी क्यू हमारा एक पेयर बन गया, पी क्यू एक पेयर बन गया, समझते रहेंगे, पी क्यू एक पेयर बन गया। अब देखेंगे पी क्यू किस में है, तो अब देखो पी क्यू तो सब में है, पी क्यू सब में है, पी क्यू सब में है। अब हमने बताया था कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा जो स्टैंड अलोन सेंटेंस हो और सेंटेंस को इनिशिएट कर रहा हो या फिर उसको फॉलो कर रहा हो। तो इनिशिएट तो फर्स्ट नंबर कर रहा है। अब हमें बताया है कि यहाँ पर मोहन है, उसके बाद लिखा है हु डाइड इन एन एक्सीडेंट, कौन ख़त्म हो गया था, तो ये मोहन की बात कर रहा है। यानी जो हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है एक्चुअल में मोहन का है। तो सबसे पहले कौन आएगा, एस आएगा। अभी मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है वो उसके पास में रखा जाता है। तो इस हु रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है वो मोहन है। अगर ये मोहन है तो ये वाला सेंटेंस इसके बाद में आना चाहिए, यानी पहले के बाद कौन आएगा, एस आएगा। तो पहले के बाद एस आएगा, तो यानी एस से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास एस से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू ऑप्शन है, देखिए फिर भी कौन सा है, अब हमारे पास फिर ऑप्शन कई बन रहे हैं। फिर हमारे पास देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन बने, हमने कहा एस से स्टार्ट हो रहा है, पी क्यू हमारे पास ऑप्शन पेयर है। अब देखिए एस से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये तो हो नहीं रहा है, गलत कर दिया, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी हमारे वापस। अब हमारे पास दो बच्चे, एस से ए भी स्टार्ट हो रहा है, एस से ए भी स्टार्ट हो रहा है, पी क्यू। हम देखिए थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, हालांकि आप बहुत जल्दी ये कर सकते थे, बट मैं डिटेल में बताना चाह रहा हूँ हर उस इंसान के लिए, हर उस कैंडिडेट के लिए जिसको कुछ नहीं आ रहा हो। बहुत से लोगों को तो बहुत कुछ आ गया हो, वो सारे कर लिए होंगे इतनी देर में, बट मैं हर एक चीज़ मानकर ही चलता हूँ कि आप अच्छे से समझें तो कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, मोहन द सन ऑफ माई फ्रेंड हु डाइड इन एन एक्सीडेंट, एस से स्टार्ट हो जाएगा, एस से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो मैं पैसेज करा रहा हूँ ये CDS 2014 का पहले पेपर का है ना, ध्यान दीजिएगा।
तो अब ये एस फर्स्ट के बाद एस आएगा और आपका पी क्यू क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, एस के बाद क्या आ जाएगा, हु डाइड इन एन एक्सीडेंट वाइल वर्किंग इन जापान, कब खत्म हो गया था, जब वो जापान में काम कर रहा था। एस के बाद आ रहेगा, थोड़ा सा समझते रहेंगे, थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बात आई वो पॉइंट ये आया कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कुल मिला के ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी चीज़ें आसानी से हो पाएंगी। तो यहाँ पर जो लिखा है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है पेंस, इसका रिलेटिव प्रोनाउन विच है, इसके बाद आ जाएगा। यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो एंटीसीडेंट है वो मोहन है तो उसके पास चला जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, एस आर पी क्यू, बिल्कुल एस आर पी क्यू ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गोइंग टू बी और राइट आंसर। बाकी सारे गलत हो गए थे, हमने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप समझिएगा, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखा है, इसके बाद लिखा है यहाँ पर चेंजेस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ग्रोथ हैबिट्स इन बिकमिंग adapted to different climatic of many sort shows remarkable and even mode of reproduction environment types of food supply for और मेड ऑफ लिविंग। अच्छा पैसेज है, ये जो पैसेज है बहुत अच्छा है। अब ज़रा बताएंगे इसमें क्या लगाएंगे, कैसे से लगाएंगे, ज़रा कुछ बताएंगे रीज़न। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि दे लिखिए, इसे बोलते हैं क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट, इसे बोलते हैं कॉलोकियल, है ना, दो एक साथ सहविन्यास जिसे बोलते हैं, अगर हिंदी में आपने सुन रखा होगा तो क्लाइमेटिक क्या इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारा क्यू होगा वो सेंटेंस का एंड कर रहा होगा। क्यू जो है वो सेंटेंस का एंड कर रहा है, तो देखिए तो आपके पास इसमें तो नहीं हो रहा है, तीन में है, क्यू से एंड हो रहा है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, क्या समझनी है कि लिखा है both plants and animals of many sorts so remarkable, both plants and animals of many so, आर से स्टार्ट होगा। आर एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। अगर आप अच्छे ढंग से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट के बाद आर आना चाहिए, तो फर्स्ट के बाद आर आना चाहिए, तो कौन सा आर, यानी सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि क्यू पे एंड हो रहा था, आर से स्टार्ट हो रहा है। कितना आसान हो गया, चीज़ें मिल गई, आगे बढ़ते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए थे, है ना। और आगे बढ़ते हैं, इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको और बताते हैं अच्छे से। लिखा है फोर्थ नंबर में लिखा है कि दी ओल्ड मैन वांटेड टू क्रॉस द रोड, जो बूढ़ा आदमी है, देखिए लिखा है दी ओल्ड मैन वांटेड टू क्रॉस द ओल्ड रोड। अब यहाँ पर समझेंगे कि ओल्ड मैन आया है, अगर इसका कोई प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो मैन कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो ही आया होगा। अब जाहिर सी बात यहाँ पर देखो, ही इसमें भी यूज किया गया, ही इसमें भी यूज किया गया है, कुल मिला के ये इन्हीं के बाद में आएंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन किसके बाद आएगा, ये चीज़ समझनी है। तो अब सेंटेंस देखिए, लिखा है, सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द ड्राइवर गॉट ऑफ यानी उतरना, है ना, किसी चीज़ से, डिबोर्ड जिसे बोलते हो, डिबोर्ड करना। द ड्राइवर गॉट ऑफ एंड केम टू हिम, ड्राइवर क्या है, उतरा और उसके पास आया। ये हिम जो प्रोनाउन है ये एक्चुअल में ओल्ड मैन का है, उसी के पास आया ना। ही वॉज फेड अप एंड वॉज अबाउट टू रिटर्न, कौन फेडअप हो गया था, ये बूढ़ा आदमी फेडअप हो गया। क्यों, क्योंकि बूढ़ा आदमी क्या करना चाहता था, रोड को क्रॉस करना चाहता था। पहले ऑप्शन में लिखा है द ओल्ड मैन वांटेड टू क्रॉस द रोड, ही वॉज फेड अप एंड वॉज अबाउट टू रिटर्न, वो ऊब गया था और लगभग क्या हो रहा था, लौटने वाला था। देन अ कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ टू हिम, इन फ्रंट ऑफ टू हिम नहीं होता, इन फ्रंट ऑफ हिम होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ हिम। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कौन किसकी बात कर रहा है, यानी कि फोर्थ के बाद एस आएगा, समझिएगा क्यों फोर्थ के बाद एस आएगा, क्योंकि लिखा है द ओल्ड मैन वांटेड टू क्रॉस द रोड, वो बूढ़ा आदमी रोड को क्रॉस करना चाहता था, उसके लिए उसने काफ़ी इंतज़ार किया। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसके लिए उसने काफ़ी इंतज़ार किया, यानी कि स्टेट जो सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है हमारा वो एस से स्टार्ट हो रहा है। एस इज़ गोइंग टू फॉलो ऑप्शन नंबर वो फर्स्ट नंबर है, यानी एक के बाद एस आएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं किस में इससे एस नहीं स्टार्ट हो रहा है, इससे नहीं स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे बचे हैं जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। अब समझेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा।
यहाँ पर कह रहा है कि देन अ कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। अब देखिएगा, द ड्राइवर गॉट ऑफ एंड केम टू हिम। अब ज़रा कॉमन सेंस लगाइएगा, कोई जा रहा है कार से तो सबसे पहले कार को रोकेगा तभी तो उससे उतरेगा, यानी सबसे पहले कार का रुकने का काम आएगा, देन उसका ड्राइवर का उतरने का काम आएगा। तो क्या हो जाएगा, आर के बाद पी आना चाहिए, है ना। ये पॉइंट हमें मिल गया। देखिए मैं छोटी छोटी एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ। अब हमें पता चल गया कि सेंटेंस हमारा एस से स्टार्ट होगा और आर के बाद पी आएगा। पी के पहले, आर के पहले पी तो नहीं आएगा, इसमें दे रखा है। अभी मैंने बताया था आपको समझाते समय, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है ना, समझिएगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके पास फर्स्ट बचा है, SQRP। देखिए मैं कोई आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ, उसी के माध्यम से आप कितने आसानी तरीके से सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि स्नेक्स आर मोस्ट फियर्ड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। बात की जा रही है स्नेक्स की। स्नेक्स आर द मोस्ट फियर्ड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है पी में, सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस प्रिवेंट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। स्नेक इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, सोर्स होना चाहिए था, एस होना चाहिए था। थोड़ा सा स्प्रिंट है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ करिएगा। यहाँ पर सोर्स होना चाहिए था, SOURC, सोर्स ऑफ फेयर एंड हार्म। Many people are killed by snakes in India and all over the world. Medicines are made from its poison. Its possessive adjective आया है, जो किसके लिए आया है, स्नेक्स के लिए आया है, ऑप्शन नंबर 6 में जो दे रखा है। आप सेंटेंस ज़रा पढ़िएगा अच्छे से। यहाँ पर लिखा है, अरे माफ़ करिएगा, ये जो स्टेटमेंट है इसमें आर तो ऑप्शन ही नहीं है। आर, अगर आर ऑप्शन नहीं है तो ये टाइपिंग एरर हो गई। टाइपिंग एरर हो गई तो फिर इस पैसेज को छोड़ना पड़ेगा। बाकी पैसेज तो बड़ा ही अच्छा था। ये उसमें CPO में आया हुआ है। CPO तो 711 का पैसेज है, जंबल का। कोई नहीं, चलिए छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि इसमें आर ऑप्शन दे नहीं रखा है तो फिर मैच नहीं हो पाएगा, मीनिंग नहीं निकल पाएगी। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। माफ़ करिएगा, इसमें एरर है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें 6 नंबर में, 6 नंबर में लिखा है कि बात की गई है दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स। 6 नंबर में सेंटेंस में लिखा है दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स वेरी मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह में बदलाव टाइप का। तो दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स वेरी फ्रॉम जेनेटिक चेंजेस दैट, ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पर की गई है दैट यहाँ पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जाएंगे। कंजंक्शन तो है ही है, कंजंक्शन बनेगा। अब देखिएगा, इसके पहले इसका वो एंटीसीडेंट बैठा है चेंजेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्लूरल है, अगर इसकी वर्ब आएगी तो प्लूरल आई हुई होगी। अब देखिए कौन से ऑप्शन में प्लूरल है, तो देखिए पी से स्टार्ट हो रहा है, तो चेंजेस दैट टू अदर नहीं होगा, क्यू वाला ऑप्शन हो सकता है, बाकी ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। देखिए क्यू वाला ऑप्शन हो सकता है इसके जस्ट बाद, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा चेंजेस दैट मेक अस मोर रेजिस्टेंट टू द डिजीजेज, ये बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है क्यू हो जाएगा, बिल्कुल 100% इसका क्यू हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं इसका। क्यू के बाद आर में फॉर दे रखा, नहीं होगा, विच हैव नहीं होगा, हार्ड टू पिन डाउन नहीं, बिल्कुल सही, क्यू से हो जाएगा। अब क्यू से देखिए, बिल्कुल क्यू से हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है वो क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू। तो अब दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स वेरी फ्रॉम जेनेटिक चेंजेस दैट मेक अस मोर रेजिस्टेंट टू द डिजीजेज, यानी क्यू से स्टार्ट होगा, यानी 1 के बाद जो आएगा क्यू आएगा, 1 के बाद जो है वो क्यू आएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, अगर आप काम बन रहा होगा तो बन जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर देख के, क्यू से स्टार्ट हो रहा है क्या, बिल्कुल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए कितना आप लकी हैं, और ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए, क्यों, आप मैच भी कर लेंगे। देखिए ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, आपको सबको पता है ये बातें, आप सबको ये बात पता है, इसमें कुछ भी नया मैं नहीं बताया हूँ। अगर एक और ऑप्शन देख लेते हैं, यानी ये सेकंड नंबर मेथड देख लेते हैं। सेकंड नंबर मेथड में मैंने क्या देखा है, यहाँ पर जो लिखा है पी में टू अदर रिलेटेड इन्फेक्शियस, है ना, इसके बाद यहाँ पर जो दे रखा है इन्फेक्शंस की बात की जा रही है। यहाँ पर इन्फेक्शियस नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शंस होना चाहिए। बहुत सारी एरर हैं टाइपिंग में, माफ़ करिएगा, यहाँ पर बहुत सारी है, फिर इन्फेक्शियस नहीं, इन्फेक्शंस होना चाहिए था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरर है, इसमें इन्फेक्शंस होना चाहिए था।
जी बिल्कुल, इन्फेक्शन सी मीनिंग निकल रहा है, इन्फेक्शन सी होना चाहिए था। और फिर यस में दे रखा है विच हैव इफेक्ट्स, जिनके इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल तब बात सही बन जाएगी। यानी देखिए अगर यहाँ पर लिखा है इन्फेक्शन से, बिल्कुल यहाँ पर जैसे इन्फेक्शन कर लीजिएगा, ये इन्फेक्शन से यहाँ पर है ना। तो अगर यही हमारा ये हमारा एंटीसीडेंट बन जाएगा उस विच रिलेटिव प्रोनाउन का, तो ये उसके पास आ जाएगा, यानी पी एस एक पेयर बन जाएगा। तो पी एस से एक पेयर बन गया, तो अब आपका कौन सा ऑप्शन है, क्यू से स्टार्ट हो रहा, पी एस से एक पेयर बन गया। फिर वही बात आ गई कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो कई तरीके हैं, चाहे जैसे भी सॉल्व करो, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट। लिखा है इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट एंड नर्सिंग अ ग्रज। समझिएगा, ग्रज मीन्स होता है ना खेद की, मतलब किसी की दुश्मनी टाइप की फीलिंग, इल फीलिंग जैसे बोलते हैं। और बेसिकली ये वर्ड यूज होता है हैव अ ग्रज अगेंस्ट समबडी होता है। कैसे मैं लिख देता हूँ, हैव अ ग्रज है ना, हैव अ ग्रज अगेंस्ट समबडी होता है, याद रखिएगा है ना, अगेंस्ट समबडी होता है। अब लिखा है यहाँ पर नर्सिंग अ ग्रज, अब देखिए अगेंस्ट कहीं दे रखा होगा, 100% दे रखा होगा, क्योंकि ये यूज ही किया जाता है। तो इसे बोलते हैं ना आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। जैसे मैंने कहा अब ये वर्ड मुझे पता चल गया तो मुझे मेरे दिमाग में तुरंत अगेंस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है फर्स्ट के बाद अगेंस्ट किस में दे रखा है, एस से दे रखा है, यानी एस से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। देखिए कितने ऑप्शन में है, कोई किसी ऑप्शन में नहीं, सिर्फ वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीके हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एक दूसरा ऑप्शन मेथड नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर लिखा है इट इज़ बेटर। अब आपको पता है ना, इट इज़ बेटर के साथ अगर कोई वर्ब आ रही होगी तो फिर 2+V1 फॉर्म में आती है, ये बात पता है। इट इज़ बेटर टू डू बोलते नहीं, इट इज़ बेटर टू डू, तो 2+V1 फॉर्म आती है, यानी कि कुल मिला के। तो अब देखिए यहाँ पर 2+V1 किस में आई है, जो कि आई है आपकी पी में, यानी आर के बाद पी बनेगा, आर के बाद पी बनेगा 100%। तो इट इज़ बेटर टू टॉक इट ओवर विथ हिम, यह हो गया। आरपी देख लीजिए किस में है, फिर से देख लीजिए आरपी किस में है। अब देखिए आरपी वाले इसमें भी है और आरपी इसमें नहीं है और इसमें भी है, बट हमें इससे पहले पता चल चुका है कि सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो हमारा एस से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ग्रज अगेंस्ट। तो देखिए फिर से वही बात है, एस से स्टार्ट हो रहा, आरपी इसमें है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ये अगेन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड फिर अगेन सही हो गया हमारा। तो कई तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, आप जैसे भी कर पाएँ अच्छे से करें, बस सॉल्व अच्छा से होना चाहिए। अब एक और आपको तरीका, अब मेथड नंबर थर्ड बता रहा हूँ, इसी में इसे रिलेटिव प्रोनाउन का केस बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दैट माइट हैव अफेक्टेड, क्या चीज़ आपको अफेक्टेड कर सकती थी। तो यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, इस मिसगिविंग्स है, समझिएगा, डाउट्स एंड मिसगिविंग्स है, डाउट एंड मिसगिविंग्स हैं। दैट माइट हैव अफेक्टेड द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती थी, यानी कि यहाँ पर दैट होना चाहिए था, है ना। अगर यहाँ पर दैट होगा तो आपका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, क्यू लास्ट करेगा। फिर अगेन हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही होने वाला है। देखिए फिर किसी में नहीं है क्यू में लास्ट होना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक्यूरेसी है आपकी, कैसे आप फाइंड कर पाओगे जल्दी जल्दी। एग्जाम में इतने ऑप्शन तो नहीं यूज करोगे, इतने मेथड तो नहीं यूज करोगे, है ना। तो मैं कई सारे मेथड आपको बता रहा हूँ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। लिखा है इफ़ देयर आर नो ट्रीज, अगर वहाँ पर कोई पेड़ ना होते, सीजल 2012 का है क्वेश्चन। इफ़ देयर आर नो ट्रीज, अगर कोई पेड़ ना होते तो क्या होता, आप समझिए। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है 10, 10 आ जाए, फाइनली आ जाए, ऑल्सो इस टाइप से वर्ड आए, फाइनली आ जाए ना, कंक्लूजन आ जाए, ये क्या शो करते हैं, सो आ जाए, ये लास्ट सेंटेंस को शो करते हैं, यानी पैसेज के सेंटेंस के लास्ट शो करते हैं ये। तो अब 10 वाला तो स्टार्ट नहीं करेगा, यानी पी से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो पी से तो स्टार्ट नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया। लिखा है गेट्स वॉश्ड इन रेन, है ना, गेट्स वॉश्ड इन रेन, क्या चीज़ गेट्स वॉश, दिस अपर लेयर इज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉयल, बिल्कुल बात सही की गई है। द अपर लेयर ऑफ रिच सॉयल, समझिएगा। अब इस सेंटेंस को जरा समझेंगे। यहाँ पर लिखा है द और फिर दिस, ध्यान समझिएगा, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किया गया, ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। द अपर लेयर बात की जा रही है, यानी सबसे पहले एस से स्टार्ट करेंगे। एस से कौन स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन है जो इससे स्टार्ट हो रहे हैं, वो है सेकेंड और फोर्थ वाला। आप समझिएंगे, यहाँ पर लिखा है कि इफ़ देयर आर नो ट्रीज गेट्स, इफ़ देयर आर नो ट्रीज द अपर लेयर ऑफ रिच, हाँ बिल्कुल, अगर कोई पेड़ नहीं होंगे तो जो पृथ्वी की जो अपर लेयर है वो क्या हो जाएगी, ऑफ रिच सॉयल, जो रिच सॉयल है, जो जहाँ पर उपजाऊ जो ज़मीन है उसे बोलते हैं रिच सॉयल, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, वो बह जाएगी, यानी कि एस के बाद क्यों आना चाहिए, गेट्स वॉश्ड इन रेन, बिल्कुल बात सही है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो उपजाऊ ज़मीन है, जो अपर सॉयल, जो उपजाऊ ज़मीन है वो बह जाएगी, मिट्टी बह जाएगी। तो यानी एस के बाद क्यों आना चाहिए था। एस के बाद क्यों किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ में है, बिल्कुल। और सेकंड में भी है, वो हवा सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है।
यहाँ पर आंसर जो है हमारा, अब देखेंगे क्या लिखा है 10। अब देखिए 10 द यील्ड ऑफ क्रॉप इज़ लो, 10 द यील्ड ऑफ क्रॉप्स इज़ लो। इसका रीज़न क्या है? हेंस अफॉरेस्टेशन ड्राइव इज एसेंशियल। इसलिए अफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल को रोकना, जंगल को बढ़ाना ड्राइव बहुत ही ज़रूरी है। तो हेंस, इसके बाद यहाँ पर 10 यानी पी है जो सेंटेंस को लास्ट करेगा, पी है जो सेंटेंस को लास्ट करेगा। लो, ये भी ऑप्शन ख़त्म। अब आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड रह गया जो कि आपका आंसर हो जाएगा। कई और तरीके भी हैं, समझिएगा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अब अगले और देख लेते हैं, ये लास्ट है। इसमें लिखा है द हाईवे बाईपास। अच्छा, हाईवे बाईपास की बात की गई है। लिखा है द हाईवे बाईपास वुड हैव डिजास्टर्स इफेक्ट्स, है ना, उसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स हो सकते थे ऑन द एरियाज ऑफ होम ओनर्स, उन एरिया के होम ओनर्स के लिए। तो अब समझिएगा क्या है, उसके डिजास्टर्स इफेक्ट हो सकते थे, वही वाला ना, एक कंडीशनल सेंटेंस टाइप का आंसर है। फाइनली अगेन इसमें आ गया। फाइनली आपको पता ना सेंटेंस को एंड करता है तो फाइनली तो नहीं स्टार्ट करेगा इस पैसेज को, है ना, फाइनली तो इस पैसेज को नहीं स्टार्ट कर रहा होगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए मुझे लगता है सब ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली तो पैसेज को नहीं स्टार्ट करेगा, फाइनली जो है इसको तो नहीं स्टार्ट करेगा। अगर फाइनली ये स्टार्ट नहीं करेगा तो यानी कि पी से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर कोई पी से स्टार्ट हो रहा है तो गलत हो जाएगा, तो ये पी से स्टार्ट हो रहा है, गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है फाइनली तो स्टार्ट नहीं करने के लिखा है। व्हाट इज़ मोर होम ओनर्स वुड हैव टू डील विद समझिएगा, डील विद मीन्स होता है किसी के साथ सामंजस्य बैठाना। डील के साथ इन लगा हो तो व्यापार करना होता है किसी चीज़ में, डील के साथ विद लगा हो तो होता है ना, तो बियर करना है, सामंजस्य बैठाना, इस टाइप से। तो डील विद इंक्रीज्ड नॉइज़ एंड पॉल्यूशन, इस टाइप से समझिएगा। तो अब जरा समझेंगे, लिखा है द न्यू रोड वुड कट डायरेक्टली थ्रू द मिडिल ऑफ द सब डिवीज़न, यानी कि ये सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट कर रहा है वो एस से स्टार्ट हो रहा है। अगर सेंटेंस एस से स्टार्ट हो रहा है तो अब जरा सेंटेंस देखिए, पहले को फॉलो एस ही कर रहा है, पहले वाले को फॉलो एस कर रहा है। एस कौन से स्टार्ट हो रहा है? एस में हमारे पास दो ऑप्शन है, फिर अगेन एक और ख़त्म हो गया, या बचा एस पी एस आर। अब एस के बाद पी आएगा या एस के बाद आर आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा, ज़रा देखिएगा। तो अब समझेंगे इस चीज़ को, एस के बाद पी आएगा या एस के बाद आर आएगा, ये ज़रा समझेंगे। यहाँ पर बात जो की गई है वो नॉइज़ इंक्रीज़ की बात की गई है, इंक्रीज नॉइज़ की बात की गई है ऑप्शन नंबर क्यू में, समझिएगा। यहाँ पर जो लिखा है ना इंक्रीज नॉइज़, इसका बात की गई है कि पोल्यूशन जो है वो नॉइज़ और पोल्यूशन बढ़ा। उसके बाद वहाँ पर कलोकियल एक और आप समझ सकते हैं इंक्रीज़ के लिए, इंक्रीज व्हीकल इन द नेबरहुड। जाहिर सी बात है पहले व्हीकल बढ़ेंगे फिर उसका पोल्यूशन बढ़ेगा। तो अब सबसे पहले जो आएगा वो आर के बाद क्यू होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो आर के बाद क्यू ही होना चाहिए था। आर के बाद अगर क्यू होगा तो पहले थर्ड ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच जाएगा। अब इसे जरा एक बार मैच कर लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी आर आंसर, है ना। अब हम जरा इसे फिर से मैच करते हैं क्लियर करके। अब एस आर क्यू पी हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी तो सारा गलत हो जाएगा। अब ज़रा देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। द हाईवे बाईपास वुड हैव डिजास्टर्स इफेक्ट्स ऑन द एरियाज होम ओनर्स। इसके बाद लिखा है एस में द न्यू रोड वुड कट डायरेक्टली थ्रू द मिडिल ऑफ द सब डिवीजन। इसके बाद आर दिस वुड इंक्रीज, ये बिल्कुल सही, क्या कर रहा है, दिस वुड इंक्रीज व्हीकल इन द नेबरहुड। फिर दे रखा है क्यू what is more homeowners would have to deal with increased noise and pollution। B again P में दे रखा है finally the new road would cause residential properties to depreciate, है ना इस चीज़ से। अब इसके बाद लास्ट में दे रखा है this means that the families who choose to move away would have to sell their homes for far less than their करंट वैल्यू। बिल्कुल उनको फिर ऐसा मजबूर होना पड़ेगा कि उनकी अपनी एक्चुअल कीमतों से भी कम दामों पर अपने घर बेचने होंगे और वहाँ से मूव करना होगा। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम लोगों ने सही सेलेक्ट किया है, SR QP। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ट्रिक्स मिले होंगे, कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर आपको मिले होंगे, कैसे पेपर को सॉल्व किया जाएगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाएगा। कुछ और वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, सीरियल की सीरीज़ चल रही है और वो सीरीज़ आप ज़रूर देखें। सीरियल 2020 ख़त्म होने के कगार पर है। नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे वो शायद CHSL स्टार्ट करें या फिर स्टेनो स्टार्ट करें, दो में से कोई स्टार्ट करेंगे। तो ये सीरीज़ भी देखा करो, वहाँ से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लू मिल जाते हैं।
तो उनको पढ़ते रहिए, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। अगर कोई आपको डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हमें टाइम मिलते ही हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन नहीं, बल्कि अभी थोड़ी देर बाद मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।